Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 9 of class 7 civics, and this is the last chapter, and the chapter's name is Struggles for Equality. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, that is Struggle for Equality. So in this whole book, we read about different people. We read stories of various people like Kanta. In the first chapter, we study about Kanta, that she was a domestic helper and how she had to stand in long queues to take her daughter to see a doctor. Right? And we talk about the Ansaris की जो Ansaris थे उन्हें एक कमरा रेंट पे लेने में कितनी ज्यादा दिक्कत आई थी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं। मिलानी की कहानी पढ़ी हमने। मिलानी भी एक डोमेस्टिक वर्कर थी कि उसे किस तरीके से पूरा दिन जो है अपने एम्प्लॉयर के घर में रह के काम करना पड़ता था। सर्दियों में उन्हें चप्पल पहनने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था, सिर्फ 2 रोटी मिलती थी नाश्ते में चाय के साथ। तो मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। फिर हमने अभी लास्ट चैप्टर में स्वप्ना की कहानी पढ़ी कि किस तरीके से वो एक छोटी फार्मर थी, छोटे लेवल पर फार्मिंग करती थी, कॉटन की खेती करती थी और उसे कॉटन की खेती करने के लिए लोन वगैरह लेना पड़ता था ट्रेडर से, और उस चक्कर में उसकी बहुत सारी जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ लोन को चुकाने में ही चली जाती थी। तो इन सभी स्टोरीज में जो एक चीज कॉमन है वो ये है कि इन सभी के साथ इनइक्वालिटी हुई है, इन सभी को अनइक्वली ट्रीट किया गया है। और जब भी लोग इस तरह की इनइक्वालिटीज को फेस करते हैं, जब भी लोगों के साथ इस तरह का भेदभाव होता है, इस तरह का व्यवहार होता है, तब लोग क्या करते हैं? तो इतिहास गवाह है कि जब भी लोगों के साथ अन्याय होता है तो लोग क्या करते हैं, एक साथ जुट होकर, एक साथ आकर अपने साथ हुए अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हमने रोजा पार्क्स की स्टोरी जो है वो रीड की थी कि किस तरीके से उन्होंने बस में एक वाइट पर्सन के लिए अपनी सीट नहीं छोड़ी और वहीं से एक तरीके से ये जो मूवमेंट थी रेसिज्म के खिलाफ वो स्टार्ट हुई। तो इस चैप्टर में भी हम कुछ स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जिन्होंने कुछ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से लोगों ने अपने खिलाफ हुए अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाई। तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी इंडियंस को, सभी लोगों को इक्वल मानता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सभी लोग जो हैं इक्वल हैं, और वो ये कहता है कि किसी भी पर्सन को उसके जाति के नाम पर, उसके जेंडर के नाम पर, उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड के नाम पर, मतलब किसी भी कारण से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। और हमें पता है कि हमारे देश में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है, मतलब कि सभी अडल्ट्स को, मतलब जो भी लोग 18 साल से ऊपर हैं उन सभी को वोट देने का राइट है। दे हैव इक्वल राइट टू वोट। सभी को समान रूप से, जो भी 18 साल से ऊपर हैं, जो भी अडल्ट हैं, उनको एक वोट देने का अधिकार है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार है। बट जिस इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में, एक्चुअली उस तरह की जो इक्वालिटी है वो बहुत सारे लोग हैं उससे वंचित रह जाते हैं। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इनइक्वालिटी का सामना कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सही तरीके से इलाज नहीं करवा पा रहे। तो बट दिस फीलिंग ऑफ इक्वालिटी दैट द बैलेट बॉक्स provides because the vote of one person is as good as that of another does not extend to most people's life। ना क्या कहा जा रहा है कि ये जो इक्वालिटी की फीलिंग है जो बैलेट बॉक्स प्रोवाइड करता है, बैलेट बॉक्स मतलब कि जिस पेटी में वोट डाला जाता है उसे बैलेट बॉक्स कहते हैं कि ये बैलेट बॉक्स है और इसमें लोग आके अपना वोट जो है वो डालते हैं। राइट? तो इसको बैलेट बॉक्स कहा जाता है। तो ये जो फीलिंग है इक्वालिटी की, ये जो बैलेट बॉक्स प्रोवाइड करता है, मतलब कि ये वोटिंग की इक्वालिटी जो है कि हर एक पर्सन को एक वोट मिलेगा, और जितनी वैल्यू एक गरीब के वोट की है उतनी ही वैल्यू एक अमीर के वोट की है, जितनी वैल्यू एक मेल के वोट की है उतनी ही एक फीमेल के वोट की है। राइट? तो इस तरह की जो इक्वालिटी है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में तो देखने मिलती है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चीज की फीलिंग नहीं ले पाते, इस इक्वालिटी को वो नहीं फील कर पाते। राइट? As you have read, the increasing privatization of health services and the neglect of government hospitals have made it difficult for most poor people like Kanta, Hakeem Sheikh and Aman to get good quality health care। तो हम ऑलरेडी इन लोगों के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने कांता के बारे में पढ़ा, हकीम शेख के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हकीम शेख जो है वो ट्रेन से गिर गया था और उसको
बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने एडमिट करने से मना कर दिया था, कहा था हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है, हम इस बीमारी का या इस चोट का इलाज ही नहीं करते, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। इस तरीके के बहाने बनाकर उसको जो है एडमिट ही नहीं किया हॉस्पिटल में, और अल्टीमेटली हकीम शेख को जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा था। राइट, हमने अमन की स्टोरी पढ़ी कि अमन को किस तरीके से वायरल फीवर जब हुआ था तो उसके फादर उसे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर गए थे, और वहां पे उन्हें एक बड़ी लंबी लाइन में वेट करना पड़ा। फिर उसका ब्लड टेस्ट हुआ था, उसके लिए लंबी लाइन में वेट करना पड़ा। तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन हो रही है। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है कि जब कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी दुकान, जब कोई प्राइवेट पर्सन, हमारे जैसा इंसान, मतलब कि गवर्नमेंट के अलावा कोई भी इंसान अगर किसी चीज को ओन कर रहा है, दैट इज प्राइवेटाइजेशन, दैट इज प्राइवेट ओनरशिप, राइट। और जिस भी चीज को गवर्नमेंट ओन करती है, जिस भी चीज को गवर्नमेंट चलाती है, उसे हम पब्लिक कहते हैं। और जिस चीज को गवर्नमेंट नहीं चलाती, कोई और पर्सन चलाता है, कोई इंडिविजुअल चला रहा है, कोई कंपनी चला रही है, उसे हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं जो कि प्राइवेट पर्सन, इंडिविजुअल्स जो है वो चलाते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता है, राइट। वो चीजों को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, वहां पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, वहां पे मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, गंदगी है, क्लीनलीनेस नहीं है, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है। और इस वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज को अवेल नहीं कर पा रहे, वो अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं ले पा रहे। और इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में जाके दिखा पाए, राइट। तो इनकी हालत जो है वो खराब की खराब ही रह रही है। मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज नहीं है, वहां वैसे इलाज नहीं हो रहा, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिखाने का पैसा नहीं है, तो उनकी जो बीमारी है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा उन्हें। तो हमें यहाँ पता चला किस तरीके से अमीर और गरीब में इनइक्वालिटी है, किस तरीके से अमीरों और गरीबों में एक डिफरेंस है, कि जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों जाएगा, वो क्यों वेट करेगा कि भाई गवर्नमेंट फैसिलिटीज लाए। वो अपने आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा जहाँ पे टॉप फैसिलिटीज हो, वहां पे दिखाएगा, अपना इलाज करवाएगा और आ जाएगा एक दिन में। बट वहीं जो गरीब लोग हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उस प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड कर सके, राइट। इसी तरीके से एक आदमी, एक मैन जो कि जूस सेल करता है, जो कि फलों का रस जो है वो सेल करता है, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो उन बड़े बड़े ब्रांडेड के साथ compete कर पाए, जो कि एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, जो कि अपने सामान को, अपने जूस को एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू बेच रहे हैं, राइट। हमने रियल जूस सुना है, राइट। रियल जूस की हम कितनी सारी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ट्रॉपिकाना हो गया, बी नेचुरल हो गया, राइट। कितनी सारी चीजें जो है जूस की हम ब्रांड सुनते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, और हमारा मन करता है भाई हम वही जाके खरीदे, हम उन्हीं चीजों को जाके खरीदते हैं। वही हम अपने साइड में देखते हैं, बहुत सारे जूस के ठेले लगे होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं दुकानों पर जूस बेचते हैं। तो उन लोगों के पास तो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि वो इन बड़े बड़े बिजनेसमैन से, इन बड़े बड़े ब्रांड से कॉम्पीट कर पाए, और इतने बड़े लेवल पे, होल इंडिया लेवल पर वो अपना सामान, अपना जूस जो है बेच पाए। उसके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। अगेन वी आर noticing an inequality here, that a small shop owner, a small juice seller cannot compete with a big brand because it does not have that much resources. इसी तरीके से हमने स्वप्ना की कहानी पढ़ी थी कि किस तरीके से उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं थे। रिसोर्सेज क्या होते हैं? संसाधन होते हैं जो कि हमें एक काम को करने के लिए चाहिए होते हैं। तो स्वप्ना को खेती करनी थी कॉटन की। अब खेती होगी कैसे? जब तक उसके पास बीज नहीं होंगे, जब तक उसके पास फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सब नहीं होगा तो उसकी फसल जो है वो सस्टेन नहीं करेगी, राइट। तो इस तरीके से उसको रिसोर्सेज चाहिए थे, रॉ मटेरियल चाहिए था, और इनको खरीदने के लिए स्वप्ना के पास पैसा नहीं था। तो उसके लिए उसने क्या किया? उसने ट्रेडर से लोन लिया, और ट्रेडर ने बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे लोन दिया स्वप्ना को, और उसके बदले में कंडीशन भी रखी कि जब तुम्हारी फसल उग जाएगी तो तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे बेचोगे। और उसके बदले में उसने क्या किया? ट्रेडर ने सस्ते में स्वप्ना से खरीदा। अगर स्वप्ना कहीं और जाके बेचती, मार्केट में जाके बेचती, तो उसे ज्यादा दाम मिलता। जिस तरीके से स्वप्ना को यहाँ पे इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ा। हमने मिलानी की कहानी पढ़ी थी कि किस तरीके से उसकी जो एम्प्लॉयर थी उसको इंसल्ट करती थी, उसको बहुत ही ज्यादा हार्डशिप सहनी पड़ती थी। मैंने शुरुआत में बताया किस तरीके से उसे ठंडियों में भी नंगे पांव फर्श पर चलना पड़ता था। उसकी वजह से उसके जो पैर थे वो सूज जाते थे, बहुत ही दिक्कत आती थी, उन्हें ठीक से खाना नहीं मिलता था। तो इस तरीके से डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। Poverty and the lack of resources continue to be a key reason why so many people's life in India are highly unequal. ये मैंने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि
मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ जो है वो है पॉवर्टी, राइट। इनइक्वालिटी कहाँ से शुरू होती है हम देखेंगे तो बेसिकली जो इनइक्वालिटी शुरू होती है उसकी जड़ जो है वो पॉवर्टी ही है, ज्यादातर सिचुएशंस में हमें देखने मिलेगा, राइट। कि मैंने आपको एक साइकिल पिछले चैप्टर्स में भी बताई थी कि किस तरीके से अगर कोई गरीब है तो वो अच्छा खाना नहीं खा पाएगा, अगर अच्छा खाना नहीं खा पाएगा तो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो अच्छा काम नहीं कर पाएगा, राइट भाई। अगर वो लेबर भी करेगा, अगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, उसके पास जॉब नहीं है, तो वो अल्टीमेटली लेबर तो करेगा, बट मजदूरी भी वो कब कर सकता है, जब उसकी हालत अच्छी हो, जब उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो अगर वो गरीब है तो उसका स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, जिस वजह से वो मजदूरी भी उतनी अच्छे से नहीं कर पाएगा, राइट। अगर वो बीमार हो जाएगा तो वो अपना इलाज अच्छे से नहीं करवा पाएगा, और जब उसके खाने के लिए ही उसके पास पैसे नहीं है तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने की भी कहाँ से सोचेगा। जब उसके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो उसके बच्चे भी गरीब बनेंगे, उसके बच्चे भी जो है एक अच्छी जॉब, अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे, एक अच्छा बिजनेस नहीं खोल पाएंगे, राइट। तो मतलब ये चेन बनती चली जाएगी, मतलब जो गरीब था वो गरीब के जाल में फंसता चले जाएगा, गरीबी के जाल में फंसता चला जाएगा, गरीब और गरीब बनता जाएगा, राइट। वहीं हम अमीर की बात करें, कोई अमीर है, कोई रिच पर्सन है, ही हैज अ वेरी गुड फूड टू ईट, ही हैज ऑल द फैसिलिटीज, ही हैज clean drinking water, he has all the facilities, health, he can avail all the healthcare facilities, he can send his children to a very good school, और जब उसके बच्चे स्कूल जाएंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे, तो उसके बच्चे जो हैं आगे चल के अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छा बिजनेस खोलेंगे, राइट। तो हमें क्या लग रहा है, हमें अभी नॉर्मली देखने में क्या होता है कि भाई गरीब जो है वो और गरीब बनता चला जाता है, और अमीर जो है वो और अमीर बनता चला जाता है। और इनइक्वालिटी कहाँ से आ रही है कि भाई एक गरीब जो है वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज पा रहा, और वहीं जो अमीर है वो उसको भेज पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो अमीर है, वो इसलिए अच्छे स्कूल में भेज पा रहा है, और गरीब जो है नहीं भेज पा रहा। तो उसका रीजन क्या है? पॉवर्टी। एक गरीब अच्छा खाना नहीं खा पा रहा, रीजन पॉवर्टी। और अमीर अच्छा खाना खा पा रहा है, रीजन बिकॉज ही हैज द मनी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जो शुरुआत है, जो जड़ है, वो पॉवर्टी से होती है। पॉवर्टी की वजह से लैक ऑफ रिसोर्सेज होता है। और एक रीजन अब ये भी है कि जो गवर्नमेंट है वो पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए स्टेप्स लेती तो है, दिखाने के लिए तो लेती है, मतलब कि बहुत सारी स्कीम्स चला दी, बट वो स्कीम्स अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुई। So this is one of the second most important reason that people in our country are not getting out of the poverty. First of all, they are poor, and the second is that the schemes, that the facilities which the government has promised to provide them is not being fulfilled. That promise is not getting fulfilled. Those facilities are not being provided to the poor people by the government. अब हमने अंसारीज की कहानी भी पढ़ी थी। अभी मैंने इस वाले पैरा में आपको बताया कि मेन जो रीजन होता है दैट इज पॉवर्टी, बट मैं ये नहीं कह रही कि हर इनइक्वालिटी का रीजन पॉवर्टी होता है, राइट। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग दैट in maximum cases you will find the reason for inequality is poverty, but there are other cases as well where poverty has nothing to do with the inequality. There are people who face inequality even when they are well off, even when they have good income, right? So in the case of Ansaris, we saw this, that they belong to a certain religion, and because of that, many people refuse to lend their apartment to them, right? Ansaris को एक महीना जो है पूरा घूमना पड़ा, and no one agreed to rent their apartment to them. कि भाई क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से आते हैं, तो लोगों ने क्या कहा कि नहीं नहीं हम आपको नहीं दे पाएंगे, और 10 तरीके के बहाने बनाए। किसी ने भी डायरेक्टली ये नहीं कहा कि बिकॉज यू बिलोंग टू दिस रिलीजन we are not willing to lend our apartment to you. What they said, they made different kind of excuses कि भाई हम नॉन वेज को जो है अपार्टमेंट रेंट पे नहीं देते, उनको लैंड नहीं करते, तो हम आपको नहीं दे पाएंगे बिकॉज यू आर नॉन वेज। तो इस तरीके के 10-10 बहाने बनाए, बट किसी ने भी रेंट पर उन्हें अपार्टमेंट नहीं दिया। तो बड़ी ही जद्दोजहद के बाद जो है उन्हें एक अपार्टमेंट रेंट पर मिला, राइट। और यहाँ तक कि जो उनका डीलर था, उन्होंने ये भी सजेस्ट कर दिया कि शायद आपको इसलिए रेंट पे नहीं मिल रहा बिकॉज यू बिलोंग टू सर्टेन रिलीजन एंड यू शुड चेंज योर नेम्स, कि तुम्हें अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए, तो तुम्हें जल्दी से जो अपार्टमेंट है वो मिल जाएगा। बट अंसारीज जो हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने नाम को चेंज नहीं किया बिकॉज दैट इज देयर आइडेंटिटी। व्हाई शुड दे चेंज देयर नेम? और फाइनली उन्हें एक पर्सन से जो है घर 1 महीने के बाद रेंट पर मिल गया, बड़ा ही ढूंढने के बाद, राइट। इसी तरीके से हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी पढ़ी थी कि किस तरीके से उनके टीचर ने उनको
पूरे स्कूल की सफाई करने के लिए दिया बिकॉज ही बिलोंग टू अ सर्टेन कास्ट। तो कास्ट सिस्टम जो है वो भी हमारे देश में एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक बड़ा रीजन है कि लोगों के साथ इनइक्वालिटी होती है, राइट। रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, अब जेंडर होता है, राइट। जेंडर भी हम देखते हैं कि हमने एक चैप्टर पढ़ा था जेंडर इक्वालिटी पे कि किस तरीके से विमेन का जो काम है उसे इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, और ये माना जाता है कि विमेन तो पैदा ही हुई है सिर्फ और सिर्फ गृह गृहस्थी संभालने के लिए, राइट। घर गृहस्थी संभालने के लिए वो पैदा हुई हैं, उनका काम जो है बच्चों की देखभाल करना है, खाना बनाना है, दैट इज व्हाट दे हैव टू डू। They cannot go outside their homes into the office, they cannot do something else, right? So this is the basic notion that people have in their mind, but this notion is changing slowly. अब लोगों की सोच जो है वो धीरे धीरे बदल रही है। Now people are getting more open minded. Now people are sending their girls to schools and encouraging them to take some job and uh, starting their businesses. There are many women who are entrepreneurs who are running their successful businesses. So now things are changing, but still things have not changed completely. मतलब कि पूरे तरीके से लोगों की सोच नहीं बदली है। बहुत सारी जगहें हमने डोमेस्टिक वर्कर के केस में देखा कि किस तरीके से उन्हें अभी भी इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ रही है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, आप ये देखोगे कि भाई विमेन जो है वो जॉब पे जा रही है और फिर उसके घर वाले उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम जॉब पे भी जाओ और घर को भी संभालो, कि घर का जो काम है वो हैम्पर नहीं होना चाहिए, चूल्हा चौका जो है वो तुम्हारे काम है तो है, चाहे जॉब करने जाओ चाहे मत जाओ। इस तरीके की सिचुएशन भी हमें देखने मिलती है कि मतलब वैसे तो लोग बड़े टिप टॉप बन रहे हैं कि ठीक है वी आर ओपन माइंडेड, वी आर सेंडिंग आवर गर्ल्स, वी आर सेंडिंग आवर डॉटर इन लॉज टू द ऑफिस, वी आर अलाउइंग देम टू ऑप्ट फॉर जॉब, बट वो साथ ही साथ क्या करते हैं कि तुम जॉब पे जा रही हो जाओ बट खाना बना के जाना। दे विल नॉट आस्क देयर सन्स टू डू द सेम, कि तुम जॉब पे जा रहे हो, अपने वो बेटे को नहीं कहेंगे कि तुम जॉब पे जा रहे हो तो भी किचन में हाथ बटा दो, खाना कर दो, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, वो बहू की जिम्मेदारी है, राइट। तो चीजें चेंज तो हो रही हैं, बट यस पूरे तरीके से चेंज नहीं हो रही, और हमारी ड्यूटी है कि इन चीजों को चेंज करना, कि हम चीजों को सही तरीके से लें और जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, राइट। तो क्या देखा हमने कि भाई बहुत सारे इनइक्वालिटी का जो रीजन है दैट इज पॉवर्टी, बट बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे लोग अमीर होने के बावजूद भी, जहां पे लोग पैसे वाले हैं फिर भी उनके साथ जो है इनइक्वालिटी होती है। कास्ट के केसेस में होती है, कास्टिज्म जो है ये जाति का जो सिस्टम है दैट इज देयर वेयर पीपल फेस इनइक्वालिटी वेरी ऑफन। और जेंडर के केस में भी है कि भाई लड़का लड़की में भेदभाव हो रहा है, और रिलीजन के केस में बहुत सारे रिलीजन है कि किसी को बड़ा माना जाता है, किसी को नहीं माना जाता, या फिर रिलीजन जो है वो आपस में अपने अपने रिलीजन को बेस्ट मानते हैं और दूसरे को नहीं मानते, जबकि होना क्या चाहिए कि यू शुड रिस्पेक्ट योर ओन रिलीजन बट यू शुड रिस्पेक्ट द अदर एज वेल। कि ठीक है उनकी सोच थोड़ी अलग है बट दैट डजंट मीन दे आर रॉन्ग। वो अपनी जगह सही है, तुम अपनी जगह सही हो, उनसे नफरत मत करो, राइट। जितनी रिस्पेक्ट तुम अपने रिलीजन को कर रहे हो उतनी दूसरे की भी करो, राइट। So discrimination on the basis of a person's religion, caste and sex is another significant factor for why people are treated unequally, right? तो अभी तक हमने 4 मेन रीजन देखे, पहला पॉवर्टी, दूसरा रिलीजन, तीसरा कास्ट और चौथा जेंडर के बेसिस पर, राइट। तो मेन ये 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें इंडिया में पॉवर्टी इनइक्वालिटी देखने मिलती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि ये चारों रीजन जो है वो कंबाइन हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मान लो कोई विमेन है, राइट, तो और वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से आती है, वो किसी पर्टिकुलर कास्ट से आती है, मान लो रिलीजन में भी अलग अलग कास्ट होती है, रिलीजन में भी अलग अलग रिलीजन में भी एक लेडर सिस्टम बना हुआ है कि भाई इस पर्सन को नीचे मानेंगे, इस पर्सन को ऊपर मानेंगे, राइट। तो किस तरीके से एक विमेन थी, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करती है और फिर वो गरीब भी है, तो किस तरीके से बहुत सारे फैक्टर जो है कंबाइन हो गए, ठीक है। तो इसके साथ तो बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी होने के चांसेस हैं, राइट। Often poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends and other begins. तो वही बोला जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है, पॉवर्टी प्लस दूसरे जो एस्पेक्ट हैं कि कुछ लोग कुछ कम्युनिटीज की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो पॉवर्टी प्लस जो दूसरे तरह के डिस्क्रिमिनेशन है, जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, और इस तरीके से एक जाल बन जाता है कि समझ नहीं आता कि कहाँ पे एक तरीके से इनइक्वालिटी हो रही है और कहाँ पे दूसरे तरीके से, सब कुछ मिक्स हो जाता है कि एक तरफ की इनइक्वालिटी खत्म करें तो दूसरे तरफ से इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, राइट। मतलब एक ही पर्सन के साथ अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, अलग अलग रीजन की वजह से इनइक्वालिटी देखने मिलती है।
तो हमने दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम गर्ल्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से उनका ड्रॉप आउट जो रेट है, स्कूल से नाम कटवाने का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज दिस इज अ कंबाइंड आउटकम ऑफ पॉवर्टी। कंबाइंड आउटकम ऑफ पॉवर्टी का मतलब यहाँ पे पॉवर्टी भी एक रीजन है कि ऐसा हो रहा है कि लोग इतने अच्छा नहीं कमा रहे कि वो अपने सभी बच्चों को स्कूल भेज पाए। सोशल डिस्क्रिमिनेशन की दलित के साथ, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ हुआ था कि उनको किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया गया था। तो बहुत सारे लोग इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से स्कूल नहीं जाते कि हमारे साथ गलत होता है, गलत व्यवहार होता है, राइट। सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटीज। बहुत सारे बच्चे इसीलिए नहीं जाते, भाई स्कूलों में होता ही क्या, पढ़ाते पढ़ाते तो है नहीं, तो स्कूल जाके क्या करना, राइट। बहुत सारे टीचर ही स्कूल में नहीं मिलेंगे, तो इस वजह से बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई स्कूलों में टीचर ही नहीं है तो हम जाके करेंगे क्या, तो बच्चे नाम कटवा लेते हैं। तो कितने सारे फैक्टर्स जो हैं एक साथ काम कर रहे हैं और हमें एक चीज जो है वो देखने मिल रही है कि दैट इज द रिजल्ट ऑफ ऑल दीज कंबाइंड फैक्टर्स इज कि पीपल एंड स्टूडेंट्स आर dropping out of schools and especially the girls from Dalit, Adivasi and Muslim community, right। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि कहीं पे एक ही फैक्टर काम कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन के लिए, तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंबाइंड होकर ज्यादातर जगह पे देखने मिलते हैं और जिस वजह से लोगों को और ज्यादा इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है। स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। तो अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो हर कम्युनिटी में, हर विलेज में, सिटी में, टाउन में, मतलब कि हर जगह हमें ऐसे लोग देखने मिलेंगे जिनकी लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों रिस्पेक्ट करते हैं? क्योंकि उन्होंने किसी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई, उनके साथ होने वाले किसी अन्याय, किसी भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, या फिर उन्होंने किसी और के साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई, राइट। और वो इक्वलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, समानता को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं कि वो ये चाहते हैं कि सभी लोगों को समान रूप से ट्रीट किया जाए, सभी को समान माना जाए, राइट। तो इसलिए जो लोग हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और they may be well respected because they treat all persons with dignity and are therefore trusted and called upon to resolve issues in the community। और ये भी हो सकता है कि उन लोगों की बाकी लोग इसलिए रिस्पेक्ट करते हो क्योंकि वो सभी को इक्वालिटी से ट्रीट करते हो, वो सभी को इक्वल मानते हो, वो सभी को डिग्निटी से ट्रीट करते हैं, सभी को रिस्पेक्ट देते हैं। वो किसी जाति या धर्म के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, वो सभी के साथ प्यार से बात करते हैं, सभी को रिस्पेक्ट देते हैं, राइट। और क्योंकि वो सभी को रिस्पेक्ट देते हैं, सभी को समान मानते हैं, किसी को ऊपर या किसी को नीचे नहीं मानते, इसीलिए अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है किसी के बीच में, मान लो कोई दो लोगों में झगड़ा हो गया, तो ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिन्हें की ये माना जाता है कि वो इक्वल ही रहेंगे, वो दोनों पक्षों को समान रूप से सुनेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई गांव है, ठीक है। अब गांव में क्या होता है कि अलग अलग जाति के तो लोग होते ही हैं हर जगह। तो कोई मान लो सो कॉल्ड अपर कास्ट का कोई पर्सन है और यहाँ पे सो कॉल्ड लोअर कास्ट का पर्सन है और इन दोनों में झगड़ा हो गया, राइट। इन दोनों में झगड़ा हो गया। अब अगर किसी ऐसे पर्सन को बुलाया जाएगा जो कि जाति में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है और जो किसी अपर उससे आता है, कास्ट से आता है, तो वो क्या करेगा? अगर उसको इस इश्यू को, इन दोनों के झगड़े को सुलझाने के लिए या फिर इनका फैसला करने के लिए बुलाया जाएगा, तो वो क्या होगा? वो बायस्ड हो जाएगा, वो सिर्फ इस अपर कास्ट वाले की बात सुनेगा और इसकी बात बिना सुने ही इसको दोषी ठहरा देगा, ठीक है। या फिर इसकी बात ही नहीं सुनी जाएगी और इसको बोल दिया जाएगा तुम चुप रहो, तुम जो जैसा ऊंची जात वाले कह रहे हैं वैसा ही तुम करो, तुम नीची जात वाले होके आवाज मत उठाओ। तो इस तरीके से वो कह सकता है। और वहीं अगर कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि इक्वालिटी को बहुत ज्यादा वैल्यू करता है, जो कि जाति के बेसिस पर भेदभाव नहीं करता, सभी को समान मानता है, अगर उस पर्सन को इन दोनों का फैसला करने के लिए बुलाया जाएगा तो क्या होगा? वो इसकी बात भी सुनेगा, वो इसकी बात भी सुनेगा और जो उसे सही लगेगा, जो सच में सही बात होगी, वो फैसला सुना देगा कि भाई तुम गलत हो या तुम गलत हो। वो मतलब कि अनबायस्ड होके, बिना भेदभाव किए वो अपना फैसला सुनाएगा, राइट। तो इसीलिए अगर किसी कम्युनिटी में ऐसा पर्सन है जो कि इक्वालिटी को बहुत ज्यादा महत्व देता है, तो लोग उस पर्सन की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं और उस पर्सन को कम्युनिटी में इश्यूज वगैरह सॉल्व करने के लिए उसको बुलाते हैं कि आप हमारा फैसला कीजिए। Often some of these persons become more widely recognized because they have the support or represent large of number of the people who have united to address a particular issue। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो लोग हैं ये बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं, एक तरीके से उन्हें बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो जानने लगते हैं, राइट। क्यों जानने लगते हैं? क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोगों की सपोर्ट है, राइट। कोई पर्सन है वो हमेशा
अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, राइट। तो पहले क्या हुआ था, इस गांव में अन्याय हुआ तो उसने इस गांव में जाके आवाज उठाई। फिर उसे पता चला कि अच्छा बगल वाले गांव में भी किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो इस वाले गांव में भी जाके आवाज उठाने लग गया। फिर तीसरे में भी सुना, तो क्या होगा कि इस गांव के लोग पहले उसे जानते थे, फिर इस गांव के लोग भी जानने लगेंगे, फिर यहाँ पे भी। मतलब कि जब किसी पर्सन को बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे, उसके काम को सराहेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा लोगों में प्रचलित हो जाएगा, ज्यादा लोगों में उसका नाम हो जाएगा, राइट। इन इंडिया देर आर several struggles in which people have come together to fight for the issues that they believe are important. तो इंडिया में भी बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए हैं, बहुत सारे संघर्ष हुए हैं, जिसमें लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने एक साथ जुट होकर आवाज उठाई है किसी ऐसे इश्यू के खिलाफ, किसी ऐसे मुद्दे के खिलाफ जो कि वो मानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस इश्यू के खिलाफ, उस इश्यू के लिए आवाज उठाना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना बहुत लोगों को नुकसान होगा, राइट। तो कोई अगर ऐसा इश्यू है जिससे बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, तो वो सभी लोग जिनके साथ वो दिक्कत हो रही है, या वो सभी लोग जो कि उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, क्या होता है, ये सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, राइट। तो चैप्टर 5 में हमने विमेन्स मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। हमने वहां पे देखा था कि विमेन्स अपनी इक्वालिटी के लिए, अपनी पहचान के लिए किस तरीके से अलग अलग तरीके अपनाती हैं ताकि उनकी बात को सुना जाए। वो रैलीज करती हैं, वो प्रोटेस्ट करती हैं, वो नुक्कड़ नाटक करती हैं, राइट। इस तरीके से वो बहुत सारे ये सब करती हैं, काम करती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करती हैं, जिससे कि उनकी आवाज, उनकी जो बात है वो दूसरे लोगों तक पहुंच पाए और सबको पता चल सके कि विमेन्स के खिलाफ किस तरीके से ज्यादती हो रही है, राइट। तो इसी तरीके से सिर्फ विमेन्स ही नहीं, बाकी सभी लोग जिनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिनके साथ कोई अन्याय हो रहा है, वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं, अलग अलग तरीके से संघर्ष करते हैं ताकि उनकी आवाज को सुना जाए और इस अन्याय को, इस डिस्क्रिमिनेशन को बंद किया जाए। तो इसी तरीके का एक एग्जाम्पल है, इसी तरीके का एक स्ट्रगल है तवा मत्स्या संघ का, कि जो कि बताता है कि किस तरीके से अपने हक की लड़ाई के लिए कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने एक मुद्दे को बाकी लोगों के सामने लाया और अपने हक के लिए आवाज उठाई। देर आर मेनी सच स्ट्रगल सच एज दोज अमंग बीडी वर्कर्स। तो इस तरीके के तवा मत्स्या संघ जैसे बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स हैं जो कि लोगों ने किए हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके खिलाफ टाइम टू टाइम लोग जो हैं वो आवाज उठाते रहते हैं, राइट। जैसे कि बीडी वर्कर्स, फिश फोक, एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तो स्लम ड्वेलर्स कौन होते हैं, जो कि झुग्गी बस्तियों में लोग रहते हैं, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं उन लोगों के जिन लोगों ने, बीडी वर्कर्स ने कभी उनके खिलाफ होने वाले अत्याचार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, फिश फोक ने। तो ये सभी इस तरीके से अलग अलग कम्युनिटीज जो हैं अपने साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, राइट। और सभी लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं, अपने ही तरीके में वो लोग अपने इस संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं, राइट। अपने इस जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। There are also many attempts to form cooperatives or other collective ways by which people can have more control over resources. तो A Shirt in the Market वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वीवर्स की जो कोऑपरेटिव है वो बनती है, राइट। और कोऑपरेटिव्स क्या होती हैं, कोऑपरेटिव से लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। हमने उस चैप्टर में भी पढ़ा था कि किस तरीके से जब लोगों का कोई कॉमन इंटरेस्ट होता है, कि मान लो बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं, राइट। तो वो क्या करेंगे, वो एकजुट हो जाएंगे, क्यों, दे हैव समथिंग कॉमन इन देम, राइट, बिकॉज दे ऑल आर शॉपकीपर्स। इफ देर आर सम पीपल लाइक देर आर फिशरमैन, राइट, व्हाट इफ something wrong is happening with them, with all of them, what they would do, they would come together and will fight against this discrimination, right। तो ये लोग क्या करते हैं, एकजुट हो जाते हैं जब कुछ कॉमन इश्यूज होते हैं, जब उन लोगों के साथ, सभी के साथ कुछ गलत हो रहा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और फिर अपने उन इश्यूज को खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। जैसे हमने कोऑपरेटिव्स में देखा था कि उन्हें रॉ मटेरियल कोई और लाके देता है, रॉ मटेरियल के लिए भी उन्हें मर्चेंट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है, और मार्केट के लिए भी उन्होंने मर्चेंट्स पे डिपेंड रहना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोऑपरेटिव्स बना ली, वो इकट्ठे हो गए। अब वो क्या करते हैं, वो सारा काम एक साथ मिलकर करते हैं। अब यार्न लाना होता है तो वो खुद जाके, कोऑपरेटिव्स के ही लोग जाके यार्न लाते हैं, और मार्केटिंग भी वो कोऑपरेटिव्स के ही लोग करते हैं। तो अब उनकी जो डिपेंडेंस थी
किनके ऊपर, मर्चेंट्स के ऊपर, वो कम हो गई बिकॉज दे आर डूइंग एवरीथिंग बाय देयर ओन, दे डोंट हैव टू डिपेंड ऑन द मर्चेंट्स फॉर द यार्न। अब वो खुद जाके डीलर से यार्न ले आते हैं और खुद वो दूसरे मर्चेंट्स को जाके बेच देते हैं, राइट। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव्स जो हैं वो मदद करती हैं लोगों को कि वो अपने रिसोर्सेस पर और बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सके, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम तवा मत्स्या संघ के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे किस तरीके से उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी। तवा मत्स्या संघ। So when dams are built or forests are declared sanctuaries for animals, thousands of people are displaced. तो क्या होता है कि हमने देखा है डैम्स वगैरह बनते हैं। डैम क्या होता है कि जब मान लो किसी पानी को, मान लो ये नदी जा रही है और इसके ऊपर यहाँ एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया जाता है ताकि जो पानी है उसको रोका जा सके, यहाँ पे एक रिजर्वोयर बनाया जा सके और इस पानी को आगे रेगुलेट किया जा सके कि भाई जितनी जरूरत है उतना ही आगे पानी छोड़ा जाता है। तो आई होप कि आपको पता होगा डैम क्या होता है, राइट। इस तरीके से पानी को स्टोर करने के लिए नदी के ऊपर बांध बनाए जाते हैं। तो जब भी इस तरीके से बांध बनाए जाते हैं, हमें पता है कि भाई ऐसे तो बन नहीं जाएगा, कोई नदी बह रही है उस पे आप ऐसे तो कुछ भी स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते, यू नीड प्लेस फॉर दैट। तो जब भी बांध बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं, तो बहुत ही बड़ा इलाका जो है वो पानी में डूब जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है और पीछे पानी स्टोर होने वाला है, तो वो स्टोर कैसे होगा? जब यहाँ का जो भी पेड़ थे, पौधे थे, क्या होगा, धीरे धीरे करके वो सब यहाँ पे डूब जाएगा और इस स्ट्रक्चर के पीछे वो पानी जो है पूरा स्टोर हो जाता है। तो डैम्स की वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे, जानवर, लोग जो वहां पे रह रहे थे उन सबको डिस्प्लेस होना पड़ता है। पेड़ पौधे तो डूब ही जाते हैं, जानवर कुछ डिस्प्लेस हो जाते हैं और जो इंसान वहां पे रह रहे थे उन्हें भी डिस्प्लेस होना पड़ता है। डिस्प्लेस मतलब कि वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है, राइट। इसी तरीके से जब किसी फॉरेस्ट को सेंचुरी जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है, सेंचुरी क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव प्लेस है कि मान लो कोई जंगल है, अगर उसको, इस एरिया को सेंचुरी घोषित कर दिया गया है कि दैट नाउ दिस इज अ सेंचुरी। नाउ व्हाई दे आर मेकिंग दिस अ सेंचुरी? बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट द एनिमल एंड द वेजिटेशन इन दिस एरिया, कि जो भी जानवर है, मान लो कोई पर्टिकुलर स्पीशीज का जानवर यहाँ पे पाया जाता है या फिर पेड़ पौधे हैं जिन्हें प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि उन्हें जो पेड़ वगैरह काटते हैं वो लोग काटे ना, जो एनिमल्स हैं उन्हें हंटर्स जो हैं वो मारे ना। तो इस तरीके से उन सभी चीजों से बचाने के लिए, किसी एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको सेंचुरी घोषित कर दिया जाता है। और बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं, जैसे कि हंटिंग रिस्ट्रिक्ट हो गई कि भाई जंगलों में जो सेंचुरी है वहां के जंगलों में तुम हंटिंग नहीं करोगे, कोई भी पेड़ वगैरह नहीं काटोगे, कोई डिफॉरेस्टेशन जो है बड़े लेवल पे नहीं करोगे। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारी जो एक्टिविटीज हैं उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उन पर रोक लगा दी जाती है। और इसी वजह से क्या होता है, जो इस एरिया में लोग रहने वाले होते हैं, मान लो यहाँ कोई छोटा मोटा कोई गांव है, कोई बस्ती सी है जिसमें ट्राइबल पीपल्स रह रहे थे, ठीक है, तो क्या होता है कि उन लोगों को भी बोला जाता है कि भाई तुम यहाँ से जाओ, या फिर उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। जंगलों में जो लोग रह रहे होते हैं उनकी जो पूरी लाइफ है वो जंगलों पे ही निर्भर होती है। वो सब कुछ जो भी है, खाना पीना सब कुछ जो है वो जंगलों से ही करते हैं। और अगर ऐसे में अगर किसी प्लेस को सेंचुरी घोषित कर दिया जाएगा और बहुत सारी एक्टिविटीज पर रोक लगा दी जाएगी, तो इन लोगों का जो जीवन है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा, बिकॉज दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस फॉरेस्ट। तो इन लोगों को भी एक तरीके से मजबूर होना पड़ता है अपना जंगल छोड़ के जाने के लिए। तो लोगों को ऐसे टाइम में जब डैम्स वगैरह बनते हैं या फिर जब फॉरेस्ट को सेंचुरीज डिक्लेयर कर दिया जाता है, उस टाइम पे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। Whole villages are uprooted and people are forced to go and build new homes, start new lives elsewhere. तो जो पूरी बस्ती थी, जो बसे बसाए गांव थे, वो उजड़ जाते हैं, राइट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे कोई बस्ती थी, कोई गांव था, नाउ पीपल हैव टू मूव टू समवेयर एल्स, कि भाई तुम अब यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ पे तुम पेड़ पौधे जो है वो नहीं तोड़ोगे, या फिर मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज पे रोक लगा दी जाती है, तो इनको दूसरे उसमें जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि तुम जाओ और कहीं और घर बनाओ। अब बताओ कि यहाँ पे सदियों से ये लोग रह रहे थे, इनके दादा परदादा सब यहीं पे रहे हैं, इनके घर हैं यहाँ पे, इनकी जमीनें हैं यहाँ पे, इनके जानवर हैं यहाँ पे। तो अगर ऐसे में इनको कहीं और जाने के लिए कहा जाएगा तो क्या इनके लिए आसान होगा? नहीं होगा, बिल्कुल, राइट। इसी तरीके से जब डैम बनते हैं तो पूरे गांव के गांव जो है वो पानी में समा जाते हैं, डूब जाते हैं। अब जिन लोगों के घर उसमें डूब जाएंगे उन लोगों के लिए कितनी दिक्कत होगी। उनकी भी वहां पे जमीनें थी, उनका भी वहां पे प्रॉपर बिजनेस वगैरह चल रहा था, मतलब उनकी जिंदगी अच्छे से बसी हुई थी वहां पे।
वो लोग भी बहुत टाइम से वहां पे रह रहे थे, बट नाउ बिकॉज अ डैम इज बीइंग बिल्ट एट दैट प्लेस, दे हैव टू मूव टू सम अदर प्लेस. In urban areas too, बस्तीज in which poor people live are often uprooted. और कभी कभी क्या होता है कि ये सिर्फ हम गाँव की बात नहीं कर रहे हैं कि गाँव में बहुत सारी वजह से जो बस्तियां वो उजड़ जाती हैं. इसके अलावा अर्बन एरियाज में भी, जो शहरी इलाके हैं वहां पे भी, जहाँ पे बस्तियां होती हैं, जहाँ पे गरीब लोग जो है रह रहे होते हैं, कभी कभी वो भी उजड़ जाती हैं, अपरूट हो जाती हैं. सम ऑफ देम आर लोकेटेड टू एरियाज आउटसाइड द सिटी. तो कुछ ऐसी बस्ती होती हैं जो कि अर्बन एरिया से बाहर होती है, मतलब सिटी से बाहर होती हैं, राइट. Their work as well as their children's schooling is severely disrupted because of the distance from the outskirts of the city to these locations. अब क्या होता है कि पहले जो बस्तियां थी वो शहर के बीच में थी, राइट. अब उनको शहर के बीच से हटा के कहाँ कर दिया गया, आउटस्कर्ट्स पे कर दिया गया. मतलब पहले जो गरीब लोग थे, जो बस्ती थी पुअर पीपल की, वो कहीं बीच में थी, बट नाउ अब उसको रीलोकेट कर दिया किसी दूसरे इलाके में, शहर से बाहर आउटस्कर्ट्स में कर दिया. अब इतने, अगर वो शहर से इतना दूर हो जाएंगे कि सारी फैसिलिटीज तो शहर के बीच में मिलती हैं, बताओ कोई बाउंड्री में कोई फैसिलिटीज थोड़ी होती हैं. तो इन लोगों के बच्चे जो हैं उनको स्कूलिंग वगैरह प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी, राइट. इनको काम ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि शहर में ही सारा काम मिलता है, तो इनके घर से जो है काम बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा. इनके बच्चे जो हैं वो उनके स्कूलिंग के लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा. तो इस वजह से इनकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएगी. अब ये जो प्रॉब्लम है डिस्प्लेसमेंट की, कि लोगों को एक प्लेस से हटा के दूसरे प्लेस में शिफ्ट करने को कहा जाता है, ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है हमारे देश में, और लोगों ने टाइम टू टाइम इस चीज के खिलाफ आवाज भी उठाई है. पीपल यूजुअली कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस. कि लोग क्या करते हैं ज्यादातर, अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा होता है, उनके घर अगर उजड़ रहे होते हैं, अगर उन्हें रिलोकेट करने के लिए कहा जाता है, तो वो लोग एकजुट हो जाते हैं और इस चीज के खिलाफ आवाज उठाते हैं. There are several organizations across the country fighting for the rights of the displaced. तो बहुत सारी ऐसी organizations हैं हमारे देश में जो कि उन लोगों के हक के लिए काम कर रही हैं जिन्हें डिस्प्लेस कर दिया गया. अब देखो होता क्या है कि भाई पहले कोई मस्त अपनी जिंदगी बिता रहा था किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उनके, मतलब वो सदियों से वहां पे रहते आ रहे हैं, उन्होंने अपने दादा परदादा सबको वहां देखा है कि भाई वो वहीं पे रहते आ रहे हैं, उनके घर हैं वहां पे, उनका बिजनेस है, सब कुछ है. अब उनको बोला जा रहा है कि भाई आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी दूसरे इलाके में, एक नए इलाके में आप बस जाओ, जहां पे आपको कोई नहीं जानता, जहां आपको एक तरीके से फॉरेनर की तरह ट्रीट किया जाएगा. कि जब ये लोग अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह पे जाएंगे तो वहां के लोग जो हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि इन नए लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते. उनको कहते हैं कि तुम तो अपने जगह जाओ, तुम हमारे यहाँ पे क्यों आ गए, अपने शहर जाओ, अपने गाँव जाओ. तो इस तरीके से उन्हें बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है, जो डिस्प्लेस हुए लोग होते हैं. और ये भी होता है कि जिस जगह पे उन्हें डिस्प्लेस किया गया है वहां पे ज्यादातर क्या होता है, वहां पे फैसिलिटीज ही नहीं होती. भाई पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, बच्चों की स्कूलिंग की दिक्कत है, मतलब बहुत सारी जो फैसिलिटीज जो है वो उन्हें उस रिलोकेटेड एरिया पे नहीं मिल पाती. तो इसी चीज के लिए, इसी चीज के खिलाफ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो आवाज उठाती हैं कि तुमने डिस्प्लेस तो कर दिया, पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट ही गलत है, और अगर तुम डिस्प्लेस भी कर रहे हो तो उनको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराओ, उनको प्रॉपर कंपनसेट करो. उन्होंने जो भी कुछ खोया है उसको प्रॉपर कंपनसेट करो, उसके लिए पैसे दो, उन्हें प्रॉपर जगह दो, फैसिलिटीज दो. In this chapter, we will read about the Tawa Matsya Sangh, a federation of fisher workers cooperatives, an organization fighting for the rights of the displaced forest dwellers of the Satpura forest in Madhya Pradesh. तो ये जो सेक्शन है बेसिकली, इससे हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम तवा मत्स्या संघ के बारे में पढ़ेंगे. तवा मत्स्या संघ क्या है, देखो नाम से ही पता चलेगा. मत्स्या, मत्स्या मतलब क्या होती है, मछली होती है, और संघ मतलब क्या होता है, एक ग्रुप, एक कॉपरेशन. तो ये जो तवा मत्स्या संघ है ये फिशर वर्कर्स का कॉपरेटिव है, ठीक है. जो मछली वगैरह पकड़ते हैं, जो मछली का पालन करते हैं, उनकी ये एक कॉपरेटिव है, उनका एक संघ है, और ये लोग उन डिस्प्लेस लोगों के हक के लिए काम करते हैं, जिसे कि सतपुरा फॉरेस्ट से डिस्प्लेस कर दिया गया था, जिन्हें कि सतपुरा फॉरेस्ट, जो मध्य प्रदेश का सतपुरा फॉरेस्ट है, वहां से किसी दूसरी जगह पे भेज दिया गया था, डिस्प्लेस कर दिया गया था, राइट. तो उनके हक के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लड़ती है. Originating in the Mahadev Hills of Chhindwara district, the Tawa flows through Betul before joining the Narmada in Hoshangabad. तो ये जो बात हो रही है ये कहाँ की हो रही है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की हो रही है, और
छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के महादेव हिल्स से तवा जो रिवर है वो बहती है, और ये जो तवा नदी है ये बैतूल से होते हुए होशंगाबाद में नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है। तो ये जो तवा नदी थी, इस पर एक डैम बनना स्टार्ट हुआ 1958 में। तो 1958 में ये स्टार्ट हुआ था और 1978 में ये खत्म हुआ। लगभग 20 साल इस डैम को बनने में लग गए। इट सबमर्ज्ड लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल लैंड। मैंने आपको बताया था कि जब भी डैम वगैरह बनते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा जो एरिया है वो पानी में समा जाता है, सबमर्ज हो जाता है, डूब जाता है। तो इसी तरीके से जब तवा डैम बना तो वहां का जो बहुत ज्यादा एरिया था, जो फॉरेस्ट थे, जो एग्रीकल्चरल लैंड थी, वहां के लोग जिस जमीन पे खेती बाड़ी करते थे, तो वो जमीन जो है वो पानी में डूब गई। द फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर लेफ्ट विद नथिंग। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो जंगलों में रहते थे, जिनकी जो जिंदगी है पूरी तरीके से जंगलों पर निर्भर करती थी, अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। क्यों? क्योंकि उनका जो जंगल है वो पानी में डूब चुका था। Some of the displaced people settled around the reservoir, and apart from their meager farms, found a livelihood in the fishing. तो बहुत सारे जो लोग थे, जो डिस्प्लेस हुए थे, उनमें से कुछ लोग जो है वो जो रिजर्वायर बना था, मैंने आपको बताया था ना कि जब डैम बनता है तो एक रिजर्वायर बनाया जाता है। रिजर्वायर मतलब जहाँ पे पानी जो है स्टोर किया जाता है, इकट्ठा होता है, राइट। तो उस रिजर्वायर के आसपास जाके लोग जो है कुछ सेटल हो गए, और जो थोड़ा बहुत फार्म वगैरह वो करते थे, जो थोड़ी बहुत खेती करते थे, उसके साथ साथ उन्होंने इस रिजर्वायर में फिशिंग भी करनी स्टार्ट कर दी, मछली पालन जो है वो करना स्टार्ट कर दिया। बट उनकी जो इनकम थी वो बहुत ही कम होती थी। In 1994, the government gave the rights for fishing in the Tawa Reservoir to private contractors. But 1994 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ये जो राइट था फिशिंग करने का वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया, प्राइवेट कंपनीज को दे दिया कि अब वो इस रिजर्वायर में आके मछली पालन कर सकते हैं। These contractors drove the local people away and got cheap labor from outside. और इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्हें भगा दिया कि तुम जाओ, यहाँ पे मछली मत पकड़ो, यहाँ पे ये काम मत करो, यहाँ हम काम करेंगे। और दूसरे इलाके से वो लोग लेबर्स लाने लगे, राइट। अगर वो इन्हीं लोगों को जो डिस्प्लेस हुए थे, अगर इन्हीं लोगों को एज लेबर यूज करते तो भी थोड़ा बहुत ऐसा था कि इनको मदद मिल जाती। बट फिर भी इन्होंने क्या किया कि किसी दूसरे से इलाके से इन लोगों ने लेबर बुलाई, और यहाँ के जो लोग थे रिजर्वायर के आसपास जो पहले रह रहे थे, जो डिस्प्लेस होकर आए थे, तो उनको एकदम हटा दिया, भगा दिया गया कि भाई तुम यहाँ नहीं करोगे ये काम। The contractors began to threaten the villagers who did not want to leave by bringing in hoodlums. तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे ये उन लोगों को डराने लगे, धमकाने लगे जो कि इस जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, राइट, जो कि यहाँ पे मछली पकड़ना स्टॉप नहीं करना चाहते थे। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था, हुडलम्स को भेजता था। हुडलम क्या होते हैं, जैसे नहीं किसी पर्सन को भेज देते हैं, कोई गैंगस्टर टाइप होता है, डॉन टाइप नहीं होता, जैसे कि किसी बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि जाओ इन लोगों को यहाँ से हटाओ, गांव वालों को हटाओ, तो वो हो गया हुडलम। हुडलम मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर जिस बंदे को इनको हटाने के लिए भेज रहा है, जो गुंडा है, किसी गुंडे को जो है कॉन्ट्रैक्टर्स भेजते थे इन विलेजर्स को हटाने के लिए। The villagers stood united and decided that it was time to set up an organization and do something to protect their rights. अब जो विलेजर्स थे वो परेशान हो गए थे, भाई पहले उनका जो फॉरेस्ट था जहाँ पे उनकी जिंदगी चलती थी, पहले तो वो डैम के चक्कर में डूब गई, राइट। उसके बाद वो जैसे तैसे उन्होंने अपनी वापस से जिंदगी को संभालना चाहा, वापस से नए तरीके से जिंदगी स्टार्ट करनी चाहिए। वहां पे खेती के साथ साथ थोड़ा बहुत फिशिंग भी वो लोग करने लगे। तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को राइट दे दिया फिशिंग का, और वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि भाई तुम भी गांव वाले भी कर लो और हम भी फिशिंग कर लें यहाँ पे, ऐसा भी कर सकते थे, राइट, कि कुछ जगह उनको दे दी कि तुम यहाँ फिशिंग कर लो और कुछ जगह प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ले ले। बट जो भी है, क्या हुआ कि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो लोगों को परेशान करने लग गए कि तुम जाओ यहाँ से, विलेजर्स को एकदम रोकने लग गए फिशिंग से। अब विलेजर्स ने अल्टीमेटली क्या हुआ, परेशान होकर उन्होंने एकजुट होकर ये सोचा कि भाई अब समय आ गया है कि हम अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, एकजुट हो जाएं और अपने राइट्स के लिए लड़ें, अपने हक के लिए लड़ें। और जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई उसका नाम क्या रखा, तवा मत्स्य संघ, राइट। तवा नदी का नाम हो गया, मत्स्य संघ मतलब ये फिशर वर्कर्स थे, ये मछली पालन करते थे, मछली का काम करते थे, राइट, मछलियां पकड़ते थे। तो जब नया नया तवा मत्स्य संघ जो है वो बना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रैलीज ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट की, उन्होंने चक्का जाम किया। चक्का जाम मतलब रोड ब्लॉकेट किया, कि रोड को ब्लॉक कर दिया कि कोई भी गाड़ी वहां से आ जा नहीं सकती, कोई नहीं जा सकता। तो इस तरीके से उन्होंने
अपनी डिमांड्स को रखने के लिए उनकी डिमांड क्या थी कि भाई हमें भी रिजर्वायर में फिशिंग करने दिया जाए। तो अपनी इस डिमांड को रखने के लिए उन्होंने रैलीज एंड चक्का जाम जो है वो किया। अब इस प्रोटेस्ट को होते हुए देखकर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई इस इशू को पूरा देखने के लिए कि भाई आखिरकार मसला है क्या। और कमेटी ने इस पूरे इशू को देखा, छानबीन की, समझा क्या मुद्दे हैं, और कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो विलेजर्स हैं उन्हें भी फिशिंग राइट्स जो हैं वो दे देने चाहिए अपनी लाइवलीहुड के लिए। भाई उनका भी तो जीवन है, उनकी भी आजीविका को चलाने के लिए जो विलेजर्स हैं उन्हें भी फिशिंग राइट्स, रिजर्वर में फिशिंग मछलियां पकड़ने का जो राइट है, हक है, वो दे देना चाहिए। और 1996 में क्या हुआ, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया कि वो उन लोगों को जो कि तवा डैम की वजह से डिस्प्लेस हो गए थे तो उनको भी रिजर्वायर में फिशिंग राइट्स जो हैं वो दे दे। तो 1996 में गवर्नमेंट ने राइट्स दे दिए। अ 5-year लीज एग्रीमेंट वो साइन 2 months लेटर, और लगभग 5 साल का एक लीज एग्रीमेंट जो है वो इसके 2 महीने बाद ही जब ये डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने कि वो दे देंगे राइट, तो उसके 2 महीने बाद एक 5-year लीज एग्रीमेंट जो है वो, लीज मतलब क्या होता है, एक तरीके से रेंट पे देना होता है, तो 5 साल का एक तरीके से रेंट एग्रीमेंट हुआ। और on January 2, 1997, people from 33 villages of Tawa started the new year with the first catch. तो उसके बाद क्या हुआ, 1997 में 2 जनवरी को जो 33 विलेजेस के जो लोग थे राइट, उन्होंने एक साथ जो है अपना नया साल फर्स्ट कैच के साथ स्टार्ट किया, मतलब मछलियां पकड़ के किया, स्टार्ट किया। अब जब ये टीएमएस बना, तवा मत्स्य संघ बना, उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों की अर्निंग्स जो हैं, विलेजर्स की अर्निंग्स जो हैं वो सब्सटेंशियली बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो कॉपरेटिव्स होती हैं वो म्यूचुअली एक साथ सब लोगों को फायदा पहुंचाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो काम है वो और ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है। अब क्या होता था कि जो लोग मछलियां पकड़ते थे उनकी मछलियां कॉपरेटिव जो है वो खरीद लेते थे, ठीक है, अच्छे दाम पे खरीदते थे, फेयर प्राइस पे खरीदते थे, ऐसा नहीं कि बहुत कम दाम दे रहे हैं मछलियों का। फिर कॉपरेटिव जो है उसने तो विलेजर से मछली खरीद ली, और कॉपरेटिव कुछ नहीं है, लोगों का ग्रुप ही है राइट, कि कुछ लोगों को एक तरीके से कुछ लोग जो है इकट्ठा हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो सारा काम है वो एक साथ करेंगे। तो कॉपरेटिव क्या करती थी, वो मछली खरीदती थी और उसको बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट वगैरह का अरेंजमेंट करती थी, ताकि जो विलेजर्स हैं उन्हें मछली बेचने की दिक्कत ना हो राइट। उन्हें पता है कि हम कॉपरेटिव को बेच देंगे और कॉपरेटिव आगे उसे मार्केट में पहुंचा देगी। तो कॉपरेटिव्स क्या करते थे, ट्रांसपोर्ट की सारा बंदोबस्त करते थे कि मछलियों को आगे मार्केट तक पहुंचाना और उनको मार्केट में बेच देते थे एक अच्छे दाम पर। दे हैव नाउ बिगिन टू अर्न 3 times मोर देन दे अर्न अर्लियर। अब लगभग पहले जितना भी वो कमाते थे उससे लगभग 3 गुना ज्यादा अब जो लोग थे वो कमा पा रहे थे। एंड टीएमएस हैज आल्सो बिगिन गिविंग फिशर वर्कर्स लोन फॉर रिपेयर एंड द बाइंग ऑफ न्यू नेट। अब धीरे धीरे करके टीएमएस जो है वो लोगों को और ज्यादा मदद पहुंचा रहा था। टीएमएस ने क्या किया कि अब वो फिशर वर्कर्स को लोन्स भी देने लग गया, ताकि उनकी जो नेट्स वगैरह हैं उनको रिपेयर करने के लिए लोग पैसा अरेंज कर सके राइट। तो उनको रिपेयर कराने के लिए भी लोन टीएमएस देने लग गया। तो टीएमएस की वजह से क्या हुआ, लोग अच्छी इनकम अर्न करने लग गए, हायर वेजेस हो गई, और साथ ही साथ मछली जो है वो भी प्रिजर्व रह रही है। वहां पे मछलियां जो है ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, अंधाधुंध होकर सारा काम करते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, बट जो वहां के रहने वाले हैं वो नेचर का ख्याल रखते हैं राइट। तो रिजर्वायर में फिश जो है वो प्रिजर्व भी हो रही हैं, जो विलेजर्स हैं वो अच्छा कमा भी रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, टीएमएस ने ये एक तरीके से प्रूव कर दिया कि जब लोगों को उनके लाइवलीहुड का हक दिया जाता है, जब उनको जीने का, उनके आजीविका का हक दिया जाता है, तब वो एक अच्छे मैनेजर्स बन सकते हैं। Why they are saying that people can be a good manager? Because now they are managing that reservoir, managing their work very finely. अब वो बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। अब उनके जो फिशर वर्कर्स हैं, टीएमएस के जो फिशर वर्कर्स हैं, वो अच्छा कमा रहे हैं, फिशेस भी प्रिजर्व हो रही हैं, उनको ज्यादा टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ रही मार्केटिंग वगैरह की, कि जो कॉपरेटिव है वो, उन्हें पता है कि कॉपरेटिव मार्केट में जाके उनकी मछलियां जो है आराम से बेच देगा, कोई उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। तो कॉपरेटिव जो है वो हमेशा लोगों को मदद करते हैं उनकी इनकम बढ़ाने में, उनका काम और ज्यादा अच्छा करने के लिए। क्रिएटिव एक्सप्रेशन अगेंस्ट इनइक्वालिटी। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग इनइक्वालिटी को रोकने के लिए प्रोटेस्ट वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें कुछ स्किल्स वगैरह होती है। मतलब मान लो कोई लेखक है तो वो अपने बुक्स के मदद से, अपने राइटिंग्स के मदद से इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज उठाता है। किसी की वॉइस अच्छी है, कोई गाना गाता है, तो अपने गाने के थ्रू जो है इक्वालिटी को सपोर्ट करता है। और अगर कोई डांस वगैरह अच्छा करता है तो वो
अपने डांस के थ्रू लोगों का अटेंशन जो है किसी अन्याय की तरफ आकर्षित करने का कोशिश करता है। तो इस तरीके से लोग पोएम्स का, सॉन्ग्स का, इन सब का यूज करते हैं इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, राइट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो हमने अभी तक पढ़ा कि किस तरीके से इक्वालिटी के लिए बहुत सारे मूवमेंट चलती हैं, लोग आवाज उठाते हैं इक्वालिटी के लिए। अगर किसी के खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है, कोई इनजस्टिस हो रहा होता है, तो उसके खिलाफ सभी आवाज उठाते हैं। और आवाज जो है वो अलग अलग तरीके से उठाते हैं, कोई रैलीज वगैरह करते हैं, कोई प्रोटेस्ट करते हैं, राइट। और कुछ जैसे भूख हड़ताल वगैरह पे बैठ जाते हैं, तो अलग अलग मूवमेंट्स चलती हैं, राइट। कुछ लोग अपनी पोएट्री वगैरह के जरिए लोगों तक इक्वालिटी का मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कुछ सॉन्ग्स के जरिए, कुछ अपनी एक्टिंग के, डांस के, मतलब जो भी उनके पास स्किल है उसके थ्रू लोग कोशिश करते हैं कि किसी मुद्दे की तरफ लोगों का, पब्लिक का ध्यान जो है वो आकर्षित किया जा सके, राइट। तो लोग जो हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोग इक्वालिटी के लिए आखिर क्यों लड़ रहे हैं, उनके पास ये हक आता कहां से है, राइट। अगर मान लो कोई तानाशाह वाला सिस्टम है, राइट, कोई किंग वाला सिस्टम है, और किंग जो है वो बहुत ही क्रूर है, बहुत ही बेकार है, तो वहां के लोग क्या इस चीज के लिए आवाज उठा सकते हैं? वहां का किंग क्या बोलेगा कि जैसा मैंने कह दिया वैसा ही होगा। तो हो सकता है कोई ऐसा किंग है, कोई ऐसा राजा है जो कि जाति सिस्टम में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है, तो वो किसी छोटे जाति वाले को बोलेगा कि नहीं, तुम यहाँ पे आवाज नहीं उठा सकते, तुम्हें जो सो कॉल्ड ऊंची जाति वाले लोग हैं, तुम्हें उनके जितना हक नहीं मिल सकता। तो वो किंग ऐसा कहेगा, राइट। तो हमारे देश में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग ये आवाज उठा पा रहे हैं? क्या चीज हमारे देश के लोगों को ये हक देती है कि वो अपनी इक्वालिटी के लिए आवाज उठा सकें, अपनी इक्वालिटी का हक जो है वो मांग सके? तो इसका जवाब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी लोगों को इक्वली रिकॉग्नाइज करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सभी लोग एक समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी जेंडर का हो, अमीर हो, गरीब हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सभी लोग सेम हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो लोगों को ये हक देता है कि वो अपनी इक्वलिटी के राइट के लिए लड़ सके। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि भाई मैं तो सबको इक्वल मान रहा हूँ, है ना। और हमारे देश में सबसे ऊपर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि भाई सब समान है, सब इक्वल हैं, और एक जगह पे क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है, तो जिन लोगों के साथ इनइक्वालिटी हो रही है वो तो यही कहेंगे ना कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें हक है समान रूप से ट्रीट होने का, कि हम भी इक्वालिटी एंजॉय कर सकते हैं, ये हमारा हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर लोग जो हैं ये अपना राइट मांगते हैं। Movements and struggles for equality in India continuously refer to the Indian Constitution to make their point about equality and justice for all. तो मैंने अभी वही आपको बताया कि लगातार ये जो मूवमेंट है, स्ट्रगल्स है इक्वालिटी के लिए जो होते हैं, वो क्या कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। वो रेफरेंस किसका देते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि भाई हम तुमसे इक्वालिटी का हक मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सभी लोग समान हैं, तो तुम लोग भी हमें समान रूप से ट्रीट करो, राइट। जो फिशर वर्कर्स थे तवा मत्स्य संघ के, उन्हें ये उम्मीद थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं वो एक दिन रियलिटी बनेंगे, राइट। रियलिटी कैसे बनेंगे? यही है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कह रहा है कि भाई सबको समान रूप से अधिकार है, सब समान है, सब एक समान है, बट हकीकत में उनके साथ क्या हो रहा है? जो फिशर वर्कर्स थे उनके साथ इनइक्वालिटी हो रही थी, कि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिनको गवर्नमेंट ने रिजर्वायर में फिशिंग करने का अधिकार दिया था, वो विलेजर्स को मना कर रहे थे। तो उनके साथ इनइक्वालिटी हो गई कि नहीं हो गई? भाई उन्होंने उस डैम के चक्कर में अपना घर बार सब छोड़ना पड़ गया। फिर वो जैसे तैसे रिजर्वायर पे आके अपनी जिंदगी जो है वापस से चलाने की कोशिश कर रहे थे उसके थ्रू, फिशिंग के थ्रू, बट फिर से उन्हें रोका जा रहा था। तो तवा मत्स्य संघ के ये जो लोग थे, जो फिशर वर्कर्स थे, इन्हें उम्मीद थी कि जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है उसे रियलिटी हम बना सकते हैं इस मूवमेंट के थ्रू। अगर हम इस तरीके से मूवमेंट में पार्टिसिपेशन करेंगे, अगर इस तरीके से हम आवाज उठाएंगे, रैलीज वगैरह निकालेंगे, तो जो बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं वो एक दिन सच्चाई भी बनेंगी। जो गवर्नमेंट है वो हमारी बात सुनेगी, और गवर्नमेंट ने तवा मत्स्य संघ की बात सुनी भी, राइट। बाय कॉन्स्टेंटली रेफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे यूज इट एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो जब भी कुछ ऐसा होता है, हम किसका रेफरेंस दे रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का। अब क्योंकि हर बार हम कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दे रहे हैं, तो हम उसे एक एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं।
एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें जान है, जो कि जीवित है एक तरीके से, राइट। हकीकत में जीवित नहीं है, वो हकीकत में हमारी तरह चलता फिरता खाता पीता नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बट उसे लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जा रहा है। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पे इसका मतलब है समथिंग दैट हैज अ रियल मीनिंग इन आवर लाइफ्स। ये लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए है क्योंकि हमारी लाइफ्स में, हमारी जिंदगी में कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही अहम रोल है, राइट। आज हम हक मांग पा रहे हैं, हम इक्वालिटी इंजॉय कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये हक देता है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता ही नहीं कि मेरे लिए सब लोग एक समान नहीं है, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता, उन्हें प्रताड़नाएं जो है वो झेलनी पड़ती हैं, और वो सब झेलने के बावजूद वो आवाज भी नहीं उठा पाते, राइट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में उसका एक बहुत ही अहमियत है उसकी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लाइफ में प्ले करता है। In a democracy, there are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy. तो देखो, डेमोक्रेसी जो है उसको हम किसी बाउंड्री में बांध नहीं सकते कि भाई अगर ये किसी देश में है, इसका मतलब वो डेमोक्रेटिक है। मतलब कि हम डेमोक्रेसी को कहीं तक सीमित नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी जो है वो एक तरीके से, इसकी डेफिनेशन बहुत वास्ट हो सकती है। ये एक ऐसी चीज है जिसकी कोई सीमा नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि मान लो हमें एक इशू पर इक्वालिटी मिली, एक इशू जो है उस पर हमें समान रूप से ट्रीट होने का अधिकार मिल गया, तो फिर लोग जो है वो दूसरे इशू को उठाएंगे कि भाई ठीक है, आपने ये वाले इशू को तो ठीक कर दिया, आपने यहाँ पे समानता दे दी, बट अभी यहाँ पे देनी बाकी रह गई। जब यहाँ पे दे देंगे तो लेवल ऑफ इक्वालिटी जो है वो और बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? मतलब कि मान लो हम सिर्फ लड़का लड़की का केस लेते हैं यहाँ पे बेसिकली, तो मान लो पहले जो है इक्वालिटी की डेफिनेशन भी चेंज होती रहती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो सीमित नहीं है। कैसे? मान लो पहले लड़का लड़की थे, उन्हें इक्वल बिल्कुल नहीं माना जाता था, दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली एट ऑल। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने आवाज उठाई और क्या माना कि सिर्फ एजुकेशन के लिए माना कि भाई पहले सिर्फ और सिर्फ लड़कों को स्कूल भेजा जाता था और लड़कियों को नहीं भेजा जाता था, राइट। तो फिर लोगों ने आवाज उठाई कि भाई लड़कियों को भी हक है कि वो लड़कों की तरह स्कूल जा सके, राइट। तो लड़कियां जो है वो भी स्कूल जाने लग गई, इक्वालिटी आ गई। बट क्या इक्वालिटी यहीं तक खत्म हो जाती है? इसके आगे क्या होने लगा कि लड़कियों को लोग पढ़ाने तो लग गए, बट उन्हें ऑफिस नहीं जाने देते थे, उन्हें जॉब के लिए अलाउ नहीं करते थे कि नहीं, तुमने ठीक है पढ़ लिया लिख लिया, अब बच्चों को पढ़ाओ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है आगे, तुम कोई ऑफिस वगैरह नहीं करोगी। अब वहां पे गलती हो गई है ना, कि वहां पे लोगों के साथ इनइक्वालिटी होने लग गई। इस लेवल से उठकर लड़कियां यहाँ तो आ गई, बट क्या सिर्फ एजुकेशन लेना ही इक्वालिटी हो गई? नहीं हुई। मतलब कि अभी और भी आगे इक्वालिटी की जरूरत है। कैसे? कि अब लड़कियों को, जैसे लड़के ऑफिस जा रहे थे, अब लड़कियों को भी, अब लोगों ने और आवाज उठाई कि भाई लड़कियों को भी ऑफिस जाने का अधिकार है, लड़कियों को भी जॉब करने का अधिकार है। तो ठीक है, अब लड़कियां जॉब पर जाने लग गई, मतलब अब जो इक्वालिटी है वो यहाँ पर आ गई, मतलब लोग, लड़कियों को यहाँ का अधिकार मिलने लग गया। बट ऑफिस जाने के बाद भी लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि लड़कियों को कम इनकम दी जा रही थी सेम काम के लिए, राइट। लड़कियों को सेम काम लड़का कर रहा है, सेम काम लड़की कर रही है, बट लड़के को ज्यादा इनकम दी जा रही थी, लड़की को कम। फिर से लोग आ गए, लोगों ने आवाज उठाई कि भाई लड़कियों को भी उतनी ही इनकम दो जितनी कि तुम उस काम के लिए लड़के को दे रहे हो। तो फिर और यहाँ पे जो है इस चीज का स्तर बढ़ गया, राइट। तो ये मैंने आपको एग्जांपल क्यों दिया? आपको ये बताने के लिए दिया कि भाई इक्वलिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है, इक्वलिटी की कोई सीमा नहीं है कि आपने ये अचीव कर लिया तो आप इक्वल हो गए, राइट। और इसी तरीके से डेमोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है कि आपने ये अचीव कर लिया तो आप डेमोक्रेटिक हैं, मतलब अब तो आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं। इस चीज की जो डेफिनेशन है वो चेंज होती रहती है और बढ़ती रहती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि पहले लड़कियों को एजुकेशन मिलने लग गई, तो लोगों ने फिर उसके बाद, हो सकता था लोग कहते कि भाई ठीक है लड़कियों को एजुकेशन मिल गई, इक्वालिटी है, बट ऐसा नहीं है ना। तो लोगों ने और पुश किया कि ठीक है भाई इक्वालिटी, तुमने एजुकेशन तो देनी स्टार्ट कर दी, बट अब लड़कियों को जॉब पे भी जाने दो। अब जॉब पे जाने के लिए दे दिया, तो फिर अभी और भी जरूरत है कि अब बोला कि भाई जो इनकम लड़के को मिलती है वही लड़कियों को भी मिले। उसके आगे और ये भी हो सकता है कि भाई लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा, जैसे कि ऑफिस वगैरह में लोग छेड़खानी करते हैं, परेशान करते हैं, वो चीज ना हो, उसके खिलाफ आवाज उठाए, राइट। तो इस तरीके से किसी भी चीज की जो डेफिनेशन है, इक्वालिटी की हो गई, डेमोक्रेसी की हो गई, वो सीमित नहीं है, वो टाइम टू टाइम एक्सपेंड करती रहती है, राइट। और जो हमारे इश्यूज है, एग्जिस्टिंग इश्यूज है और नए नए इश्यूज हैं, उन पर और ज्यादा जो है लोग जोर देते हैं कि भाई इसको और ज्यादा जो है डेमोक्रेसी का जो आइडिया है उसे वो फैलाते हैं, राइट।
तो इशू ऑफ इक्वलिटी आर सेंट्रल टू डेमोक्रेसी। तो मतलब एक डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इक्वलिटी का, राइट। और इस बुक में हमने मेनली इक्वलिटी पे ही फोकस किया। हमारा जो मेन फोकस था इस बुक में, फ्रॉम चैप्टर 1 टू दिस चैप्टर 9, हमारा जो मेन फोकस रहा वो इक्वलिटी पे ही रहा। हमने अलग अलग एस्पेक्ट देखने की कोशिश की इक्वलिटी के। हमने पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने एक तरीके से रिच एंड पुअर का डिफरेंस देखा कि किस तरीके से एक डोमेस्टिक वर्कर जो है उसकी लाइफ कैसी होती है, किस तरीके से जो कांता थी उसको अपनी बेटी को दिखाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा था, और किस तरीके से उसके जो एम्प्लॉयर था उसको इतनी दिक्कतें नहीं थी, राइट। तो वहां पे हमने अमीर और गरीब के बीच में जो इनइक्वालिटी है वो देखी, राइट। फिर हमने प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात की कि किस तरीके से बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो प्राइवेट हैं, राइट। और अगर गवर्नमेंट उनको अच्छे से चलाए, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें अच्छे से नहीं चला रही इसलिए चीजें जो है वो प्राइवेट और ज्यादा होती भी जा रही है, राइट। तो अगर उन सर्विसेज को, हेल्थ सर्विसेज हैं, अगर इन्हें गवर्नमेंट अच्छे से चलाए तो बहुत सारे जो गरीब लोग हैं जो कि प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनका भी जो हेल्थ है वो अच्छी रह सकती है। बट गवर्नमेंट को इस चीज पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। द इंक्रीजिंग कंट्रोल दैट द बिजनेस हाउसेज एक्सर्ट ऑन द मीडिया। फिर हमने मीडिया की जो डिपेंडेंस है एंड इंडिपेंडेंस है वो हमने देखी थी कि किस तरीके से, वैसे तो मीडिया जो है उसको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। मीडिया जो है वो एक तरीके से फोर्थ पिलर मानी जाती है डेमोक्रेसी का, राइट। बट क्या होता है कि जो बिजनेस हाउसेज हैं वो एक तरीके से मीडिया को कंट्रोल करते हैं। वो सिर्फ वही न्यूज दिखाने की कोशिश करते हैं जो बिजनेस हाउसेज के फायदे की हैं, राइट। मिर्च मसाला वाली जो न्यूज़ेस हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। जो असली मुद्दे हैं, आप आज भी न्यूज चैनल खोल के देखोगे आपको फालतू चीजें देखने मिलेंगी। आप बताओ कितने न्यूज चैनल जो हैं वो एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कितने न्यूज चैनल जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ देश में हर जगह गड्ढे हैं, कौन उनको ठीक करने की बात कर रहा है? नो वन इज टॉकिंग अबाउट दैट। कितने लोग हमारे यहाँ पे जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं कि जो जॉब है वो नहीं है। अब वो जॉब कैसे आएंगी? सिर्फ गवर्नमेंट नहीं देगी, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा? जब एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा। कितने लोग हमारे यहाँ हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं? आप न्यूज चैनल खोल के देखो, नो वन इज टॉकिंग अबाउट दैट। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस रिलीजन एंड ऑल, कि भाई इस धर्म ने इसको ये कह दिया, इसने इसको कह दिया। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स। न्यूज चैनल्स में जो असली मुद्दे हैं वो दिखाए ही नहीं जाते, राइट। तो इसलिए जो बिजनेस हाउसेस हैं वो सिर्फ वही चीजें दिखाते हैं जिनसे उन्हें फायदा होने वाला है, जिनसे उन्हें ज्यादा से ज्यादा व्यूज देखने मिले। फिर हमने विमेन की इक्वालिटी की बात की थी, किस तरीके से जो औरतों का काम है उसको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, राइट। फिर हमने स्मॉल फार्मर्स जो की बात की कि किस तरीके से स्वप्ना एक कॉटन फार्मर थी, स्मॉल कॉटन फार्मर थी, और उसको अपनी खेती के लिए ट्रेडर से लोन लेना पड़ता था, और उस चक्कर में उसको मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी कि भाई उसने जितना कमाया उसमें से आधी इनकम जो है उसकी लोन में ही चली गई, और वो और अच्छा कमा सकती थी बट नहीं कमा पाई। क्यों? क्योंकि ट्रेडर ने कंडीशन रखी थी कि भाई तुम मेरे को ही बेचोगे। तो इस तरीके से ये सब पढ़कर हमें क्या पता चला? We read so many stories. We read about the Kanta stories, Swapna stories, Milani stories. We read many stories. But what is the crux of these stories? It is that ultimately it is the poor who has to suffer. अमीर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। जो सो कॉल्ड छोटी जातियां हैं, जो सो कॉल्ड लोअर क्लासेस हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको सारी दिक्कतें आती हैं, राइट। और छोटी जाति की भी बात नहीं करी, मतलब बेसिकली जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो पुअर लोगों को होती है। पुअर में चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी उसका हो, ज्यादातर दिक्कतें एक गरीब आदमी को देखने मिलती हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को देखने मिलती हैं। ऐसी कम्युनिटीज जो कि एक तरीके से जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिन्हें लोग कुछ समझते नहीं है, राइट। हमारे यहाँ ट्राइबल पीपल हैं, उनके लाइफ्स को हम लोग बहुत ज्यादा अफेक्ट कर देते हैं, राइट। कि मान लो गवर्नमेंट किसी जंगल में रोड निकालने की बात कर रही है, अब उस जंगल में तो वो ट्राइबल पीपल रहते हैं, तो उनकी लाइफ जो वो पूरे तरीके से अफेक्ट हो जाएगी। तो मतलब हमारी एक्टिविटीज का, हमारे कामों का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड, राइट। और इसीलिए क्योंकि इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं हमारे देश में, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी की जो है बात करें और उसको सुधारने की कोशिश करें, राइट। तो हर पर्सन जो है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसकी डिग्निटी होती है, उसको हक है कि वो भी इज्जत से उसको ट्रीट किया जाए, राइट। उसका हक है ये। तो अब ऐसा होगा कब?
The dignity and self-respect of each person and their community can only be realized if they have adequate resources to support and nurture their families, right? And if they are not discriminated against. क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे कि कोई भी पर्सन है उसको उसकी डिग्निटी और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है और उसकी कम्युनिटी की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी कम्युनिटी की जो इज्जत है, वो तभी मिल पाएगी, उसकी कम्युनिटी की इज्जत तभी हो पाएगी जब उसके पास एडिकेट रिसोर्सेज होंगे, जब उसके पास पर्याप्त मात्रा से रिसोर्सेज होंगे। रिसोर्सेज कैसे? फैसिलिटीज हो गई जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ वाली फैसिलिटीज, अच्छा पानी, अच्छा खाना। जब उसके पास ये सब रिसोर्सेज होंगे तब अपने आप वो ग्रो करेगा। अगर एजुकेशन लेगा तो अच्छा आगे जाके अच्छी इनकम कमाएगा, अच्छा बिजनेस खोलेगा, राइट, अच्छे ओहदे पे जाके खड़ा होगा। जब वो अच्छी पोजीशन पे होगा तो कोई उसे आके ये नहीं कहेगा कि तू इस जात का है, तू ये काम मत कर। नो वन विल से दैट, राइट। तो जब तक लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तब तक हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इक्वलिटी होगी, राइट। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है इस चीज में ये आता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो पुअर एंड मार्जिनाइज लोग हैं उनके लिए सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराए, उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए। अब गवर्नमेंट प्रोवाइड तो कराती है, गवर्नमेंट ने जगह जगह हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं, जगह जगह स्कूल्स खोल रखे हैं, बट द प्रॉब्लम इज जो गवर्नमेंट है वो उसे अच्छे से चला नहीं पा रही। जो फैसिलिटीज हैं इन स्कूल्स में, इन हॉस्पिटल्स में, वो अच्छी नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट को जो है वो फोकस करना चाहिए कि वो स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को, इन सबको अच्छे से चला पाए। जो वो अलग अलग स्कीम्स चलाती है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन की हो गई और भी बहुत सारी जो स्कीम्स हैं, वो जो भी स्कीम चलाती है वो पुअर तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि वो जो पैसा है स्कीम का वो बीच में कोई और खा जाए और जो उसका असली हकदार था उसे वो ना मिल पाए। तो गवर्नमेंट को इस चीज पे फोकस करना चाहिए और हमें एज अ सिटीजन ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट ना करें, किसी भी बेसिस पर, जाति के, धर्म के, कास्ट के, कलर के, किसी भी बेसिस पर हम किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करें। सब हमारे ही जैसे हैं, सब इक्वल हैं, सो वी शुड ट्रीट एवरीवन विद डिग्निटी, राइट। So with this, we have come to the end of our chapter number 9, and this is the last chapter of this book. So we have completed the whole syllabus of class 7 civics. And I hope you like this video, and if you do, then please give it a thumbs up. If you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we'll meet in the next video with a new topic. Bye bye.